हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक नया आओ प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर आ गए हैं। यह क्लास यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए देखकर बनाई गई है, जहां पर आपका संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए आपको 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपके यूपीएसआई में 100 नंबर के लिए आपकी तैयारी कराती है। यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बिना हम टाइम खराब किए हुए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। हमने अभी तक में 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। आज का हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं और देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के अनुसार उन वर्णों का चयन कीजिए जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, परंतु वे नासिक व्यंजन की श्रेणी में भी परिगणित किए जाते हैं। बताइए। आड़ा, इया, अंगा, ना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, हमारा प्रयास रहता है बच्चों को जितना भी टाइम है खराब ना हो और कम समय में हम आधी से अधिक प्रैक्टिस आपको करा सकें। उसी को हम देखते हुए आपको प्रैक्टिस लेकर आ गए। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। टाइम नहीं खराब करते, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, जो इसका उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, अंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपको दो दिया गया है। संधि के नियमों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि यदि ऋषि के बाद रि के बाद असमान स्वर आता है तो रि का परिवर्तन र में हो जाता है। यह प्रक्रिया किस संधि के अंतर्गत घटित होती है? गुण संधि, यड़ संधि, वेद संधि, अयादि स्वर संधि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यह सीधे सीधे आपके हिंदी के नियम से पूछ लिया गया है। यदि आपको संधि समझ में नहीं आती तो हमने संधि का एक क्लास ली थी, जिसमें हमने आपको संधि के आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया था। उसके भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। आप जाइए चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ जा करके क्लास देख सकते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, यह जो है यह यड़ स्वर संधि का एक उदाहरण है। चलते अगले क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, समास की दृष्टि से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता हो। पीताम्बर, त्रिलोकी, यथाशक्ति, माता और पिता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, जो इसका उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 3-4 दिया गया है। काव्य की उन पंक्तियों का पहचानिए जिसमें वस्तु व या व्यक्ति के गुणों को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन प्रतीत होने लगे। बताइए कौन सा अलंकार होगा। विभवन अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार होगा। देखिए, इसमें जो आपका है इसमें होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। क्या अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 दिया गया है। प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोबेशन, क्या प्रोबेशन का सटीक हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। का प्रमोशन है लगा निलंबन, परिवीक्षा, पदोन्नति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका जो आपका उत्तर है यह है परिवीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 6 दिया हुआ है। जब वाक्य कर्ता प्रधान न होकर
के व्यापार और उसके फल का संबंध कर्म से होता है तो किस प्रकार का वाच्य कहा जाता है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, मिश्रणवाच्य। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें सीधा संबंध किससे हो रहा है? कर्म से। तो यह होगा आपका कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन साथ दिया गया है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उसके अर्थ पूर्ण भिन्न होते हैं। अनिल और अनल का सही अर्थ क्रम क्या होगा? वायु अग्नि, अग्नि वायु, जलवायु, पृथ्वी आकाश। बताइए क्या होगा? देखिए इसमें जो होगा आपका उत्तर यह है आपका अग्नि और वायु। अग्नि का अर्थ होता है अनिल, वायु का अर्थ होता है अनल। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 दिया गया है। हिंदी साहित्य के उस कालखंड को किस नाम से पुकारा जाता है जिसमें वीरों की गाथाओं और युद्धों का सजीव वर्णन मुख्य प्रतिपद विषय रहा है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? देखिए जो इसका उत्तर है यह आपका है आदिकाल। क्या? आदिकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपको दिया गया है 9। वर्णमाला के वर्गों के आधार पर बताइए कि चा, छा, जा, झा का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किस भाग को स्पर्श करती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जो आपका इसका उत्तर है यह है तालु। क्या? तालु। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 10 नंबर। यदि किसी गद्यांश या पद्य में मुख्य अर्थ व चार्थ का बोध न होकर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति कार्य करती है? अभिधा, लक्षण, व्यंजना, तात्पर्य। बताइए कौन सी शक्ति कार्य करती है? देखिए इसमें आपकी लक्षणा शक्ति कार्य करती है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए जिसका प्रयोग अत्यधिक लज्जित होने के संदर्भ में किया जाता है? गागर में सागर भरना, घड़ों पानी पड़ना, 9 2 11 होना, दांतों तले उंगली दबाना। बताइए क्या हो इसका उत्तर? देखिए जो इसका उत्तर है यह है आपका घड़ों पानी पड़ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन अगला दिया गया आपका 12। छंद शास्त्र के अनुसार दोहा के ठीक विपरीत लक्षण रखने वाले छंद को क्या कहते हैं जिसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं? रोला, सोरठा, चौपाई, बरवा। बताइए क्या कहते हैं? देखिए हम उसको सोरठा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरठा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। हिंदी की उन बोलियों के समूह को क्या कहा जाता है जिनका उद्भव सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है और इसमें ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली सम्मिलित है? बताइए। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बताइए क्या कहते हैं? देखिए हम इन्हें पश्चिमी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी हिंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से उस वाक्य की पहचान कीजिए जो पूरी तरह शुद्ध है और जिसमें पदक्रम का सही पालन किया गया है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, खिलाओ खरगोश को गाजर काट कर, गाजर खरगोश को काट कर खिलाओ। बताइए कौन सा वाक्य सही है? देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, यह सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है 15। भिखारी को देखकर पट देत बार बार।
भिखारी को देखकर पट देत बार बार। इस काव्य पंक्ति में पट शब्द के दो भिन्न अर्थ पट माने वस्त्र और किवाड़ निकालने के कारण कौन सा अलंकार विद्यमान है? यमक, श्लेष, रूपक, उपमा। बताइए कौन सा अलंकार विद्यमान है? देखिए इसमें आपका श्लेष अलंकार, क्या कौन सा श्लेष अलंकार है? चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है 16। वह कौन सी संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। बताइए कौन सी संज्ञा है? बताइए कौन सी संज्ञा है? वह जो संज्ञा है वह है जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 17 दिए गए। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है जहाँ कुल्हाड़ी एक साधक के रूप में प्रयुक्त हुई है? अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। बताइए कुल्हाड़ी किस कारक के रूप में प्रयुक्त हुई है? देखिए इसमें आपका जो से है यह करण कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 18 दिया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को उनकी क्लिष्ट शब्दावली और दुरूह काव्य रचनाओं के कारण कहा जाता है? तुलसीदास, केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद। बताइए इसमें हम केशवदास को कहते हैं। किसे? केशवदास को। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 19 दिया गया है। विराम चिन्हों के सही प्रयोग को देखते हुए बताइए कि जहाँ वाक्य में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो वहाँ किस विराम का प्रयोग करेंगे? विस्मयादिबोधक, अर्धविराम, उपविराम, योजक चिन्ह। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें अर्धविराम का हम प्रयोग करेंगे। यदि आपको विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे आके वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने संपूर्ण विराम चिन्ह कराए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन अगला दिया गया है 20। शायद वर्षा हो रही होगी। क्या? शायद वर्षा हो रही होगी। यह वाक्य क्रिया के काल की दृष्टि से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? बताइए। पानी चला है। बताइए सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यह शायद वर्षा हो रही होगी, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। चलते अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। उस शब्द का चयन कीजिए जिसकी वर्तनी शुद्ध है और जो ऊपर की ओर जाने वाले के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी और ऊर्ध्वगामी। बताइए देखिए जो उसका उत्तर आपका है यह है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वगामी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 22 दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद हाथी पालना। इस लोकोक्ति का उस पंक्ति में प्रयोग किया जाता है जब कोई बहुत कीमती वस्तु पा जाए, लाभ कम और खर्च अधिक हो, हाथी को पालना बहुत पुण्य काम हो, घर में सुख शांति आए। बताइए इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए जो इसका अर्थ है वह है आपका सफ़ेद हाथी पालना का है, लाभ कम और खर्च अधिक हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दिया गया 23। आदिकाल को बीजोपन काल का नाम देकर उसके साहित्य महत्व को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या है 23 नंबर का। देखिए इसमें जो आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हें आदिकाल को बीजोपन काल का नाम देकर साहित्य को परिभाषित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दिएगा आपका 24। अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित कौन सा अर्थ संभव नहीं। संख्या, गोद, नाटक का अध्याय, कमल। बताइए कौन सा नहीं है। देखिए जब आपका दिया गया कमल, यह अर्थ नहीं होगा अंक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। विशेषण की उन अवस्थाओं को क्या कहते हैं जिनमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को जिसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, सामान्य अवस्था। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसका उत्तर है उत्तमा अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। देखिए दिया गया पर्यायवाची दृष्टि से उस विकल्प को चुनिए जिसमें पर्वत के सभी समानार्थी शब्द उचित क्रम में दिए गए हों। भूधर, आंचल, महीधर, नग, वारिध, जलध, पायोधर, नीरद, सरसिज, पंकज, जलज, कंज, भानु, दिनेश, आदित्य, अर्क। बताइए पर्वत के पर्यायवाची कौन से हैं। पर्वत पर्यायवाची हैं भूधर, अचल, महीधर, नाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 27। वह धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः इसे व्याकरण की किस श्रेणी में रखा जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बताइए इसे किस दृष्टि में रखेंगे। देखिए हम इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण की दृष्टि में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के उन कांडों का सही कालानुक्रम क्या है जिनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अरण्यकांड, बालकांड, किष्किंधाकांड, अयोध्याकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड, बालकांड। बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए जो तीनों का सही क्रम यह है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड। चलते हैं अगले क्वेश्चन भाग का 29 दिया गया है। उस शब्द का चयन कीजिए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। बताइए। कवि, विद्वान, राष्ट्रपति, अभिनेता। देखिए इसमें है यह आपका राष्ट्रपति शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। चलते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर जो है। संतोष का फल मीठा होता है। किसका। संतोष का फल मीठा होता है। इस वाक्य में मीठा शब्द किस प्रकार के विशेषण का बोध करा रहा है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए इसमें जो मीठा है यह गुणवाचक विशेषण है। क्या गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों
आज के लिए वीडियो यहीं तक था। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के अनुसार खरा उतर रहा होगा। और आप जो भी हम क्वेश्चन छोड़ते हैं बीच में, क्या आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं देते हैं। लेकिन उस देने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन का उत्तर देंगे उतना आपका जो मोटिवेशन है हाई होगा। चलिए, हम आज के लिए भी एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 31 नंबर दिया गया है, इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के इस वीडियो को देख लिया है तो आपसे यह अनुग्रह और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।